हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पोर्टफोलियो कंसल्टेंट पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट है वो स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ही होता है। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस के ऊपर हमने 3 वीडियो लेक्चर तैयार किए हैं, जॉबर्स, ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। दोस्तों, अगर आपने इन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां पर क्लिक करके आप इन वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो कंसल्टेंट। वास्तव में पोर्टफोलियो कंसल्टेंट है क्या? सबसे पहले हम इसका डिस्कस करेंगे, मीनिंग डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो कंसल्टेंट वास्तव में होता क्या है। देखिए, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट का मीनिंग जानने से पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो वास्तव में डिफरेंट असेट्स क्लास का एक बंच या कॉम्बिनेशन है, जिसमें इक्विटी, डेट्स, गोल्ड एटसेट्रा शामिल होती है। यानी कि इक्विटी से जो हमारा मतलब है वो है स्टॉक मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्ट करना है। डेट से मतलब है हमारा बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसमें कितना इन्वेस्ट करना है, और गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करना है। तो ये डिफरेंट असेट्स क्लास होती हैं। अब इन डिफरेंट असेट्स क्लास में कितना कितना इन्वेस्ट करना है वो देखना होता है। तो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति या फर्म या कंपनी है जो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर इन डिफरेंट असेट्स क्लास की सिक्योरिटीज को या उनके फंड्स को मैनेज करती है, या एडवाइस करती है, या डायरेक्शन देती है। इसलिए जो है पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को पोर्टफोलियो मैनेजर भी कहते हैं, क्योंकि वो जो है अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर इन सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करता है, यानी कि उनको मैनेज करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अब तक हमने जो स्टॉक एक्सचेंज के जो पिछले फंक्शंस डिस्कस किए थे, जॉबर्स, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, उनसे जो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट या मैनेजर है वो डिफरेंट है। देखिए, जॉबर्स कौन होता है? जॉबर्स वो होता है जो अपने बिहाफ पर सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करता है, वो किसी और के लिए नहीं करता। दूसरी ओर ब्रोकर वो होता है जो पब्लिक के बिहाफ पर जो है सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करता है, लेकिन वो खुद नहीं करता। जैसे पब्लिक उसको ऑर्डर देती है कि ये पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ को आपने बाय करना है, इस रेट पे बाय करना है या इस रेट पे सेल करना है, तो ब्रोकर वैसे ही एग्जीक्यूट करता है। सब ब्रोकर भी वही काम करता है जो ब्रोकर का काम होता है, क्योंकि ब्रोकर बहुत लिमिटेड होते हैं, उनसे कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो है ब्रोकर्स जो है अपने काम को डेलीगेट कर देते हैं, वो सब ब्रोकर्स के थ्रू अपना वर्क करते हैं। तो हम जो ज़्यादातर पब्लिक जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सब ब्रोकर्स के थ्रू अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाते हैं, और सब ब्रोकर जो है ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट या मैनेजर है वो पब्लिक के बिहाफ पर जो है, इन्वेस्टर के बिहाफ पर इन सिक्योरिटीज़ को बाय और सेल करता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये उन लोगों के लिए काफ़ी मददगार होता है जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स तो बहुत है, लेकिन उन्हें इन असेट्स क्लास की नॉलेज नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि इस टाइम गोल्ड में पैसा लगाना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे हमने देखा है कि गोल्ड बहुत तेज़ी से भाग गया है, एट प्रेजेंट 48-49,000 के आसपास दौड़ रहा है, और अभी 55,000 तक भी गया था। तो क्या इस टाइम पर गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना समझदारी है या नहीं है? इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी है, वो भी अपने एक्सट्रीम लेवल पे इस टाइम अपने हाईएस्ट लेवल पे रन कर रही है। तो क्या इस टाइम इसमें इन्वेस्ट करना समझदारी है या नहीं है? अगर उन्हें इनकी चीज़ की जानकारी नहीं है, या फिर उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उस केस में जो है पोर्टफोलियो कंसल्टेंट उनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। वो उनको एक अच्छी एडवाइस दे सकता है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो कंसल्टेंट। देखिए, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट का काम करने के लिए सेबी के पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी जो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट या मैनेजर अगर ऐसा काम करना चाहता है, तो जब तक वो इस सर्टिफिकेट को रिसीव नहीं कर लेता सेबी से, तब तक वो इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त क्या है, उसे सेबी द्वारा पोर्टफोलियो कंसल्टेंट के बनाए गए जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। कोई भी जो व्यक्ति न्यू सर्टिफिकेट लेना चाहता है, तो न्यू सर्टिफिकेट देने की और रिन्यू करने की जो पावर है वो सेबी के पास है। सेबी न्यू सर्टिफिकेट भी इशू करता है, रिन्यू भी करता है, और उसके बदले में जो है फीस चार्ज करता है। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की होती है, यानी कि 3 साल के लिए वो सर्टिफिकेट वैलिड है। तो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को जो है सर्टिफिकेट को क्या है, 3 साल बाद रिन्यू कराना होगा। रिन्यू कराने के लिए उसे चाहिए कि उसके सर्टिफिकेट के एक्सपायर होने से कम 3 महीने पहले वो सर्टिफिकेट रिन्यू करने के लिए अप्लाई कर दे।
इसके अलावा सर्टिफिकेट के लिए कुछ फ़ीस भी पे करनी पड़ती है सेबी को। सेबी को जो फ़ीस दी जाती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, वो पहले 2 साल जो सेबी चार्ज करता है फ़ीस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, वो 10 लाख रुपए चार्ज करता है, और तीसरे साल यानी थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स 5 लाख रुपये पे करनी होती है फ़ीस एज ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। इसके अलावा जो है, इसके अतिरिक्त जो है एप्लीकेशन के साथ 1 लाख रुपए की जो है नॉन रिफंडेबल फ़ी भी चुकानी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टफोलियो कंसल्टेंट या मैनेजर को। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों, दैट इज़ द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये तो हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और उसके लिए क्या फ़ी पे करनी पड़ेगी। अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किस बेस पे जो है सेबी या बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि उस एप्लीकेंट्स को जो है हमने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना है। देखिए, सेबी के पास जो है प्रिस्क्राइब फॉर्म में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। सेबी जो है एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद जो है पोर्टफोलियो एक्टिविटी के लिए उसकी अच्छी तरह से जो है स्क्रीनिंग करती है, यानी कि उसकी छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है। क्या क्या उसमें जांच पड़ताल करती है, वो कई चीज़ों को देखती है। जैसे कि ये देखती है कि जो एप्लीकेंट है, यानी कि जिसने पोर्टफोलियो कंसल्टेंट या पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए अप्लाई किया है, उसके पास जो है सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मतलब है? सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है कि यानी कि उसके पास प्रॉपर ऑफिस स्टाफ, इक्विपमेंट या अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए जो है सफिशिएंट एम्प्लॉयज़ है या नहीं है। इसके अलावा ये भी देखती है कि उसके पास कम से कम 2 ऐसे एम्प्लॉय होने चाहिए जिन्हें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, यानी कि अनुभव हो, यानी कि उन्हें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो है उन्होंने अच्छी नॉलेज ले रखी हो, उनके पास इस चीज़ का एक प्रॉपर एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे 2 एम्प्लॉय जो हमें अपॉइंट करने हैं एज ए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिजनेस की, जिनको नॉलेज हो, वो किसी भी तरीके से जो एप्लीकेंट है, इनकी जो स्पॉन्सर है, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करना चाहता है, उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, वरना जो है उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यहाँ इसका मतलब ये है कि वो जो व्यक्ति हैं, जो कंपनी अगर मान लीजिए या कंपनी या फर्म है, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करना चाह रही है, तो वो एम्प्लॉय जो है उसकी किसी सब्सिडरी या किसी पार्टनरशिप से कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक नहीं होने चाहिए। इसके अलावा और क्या सेबी देखती है? सेबी ये देखती है कि उसके पास जो है कैपिटल एडवोकेसी जो है वो 50 लाख नेटवर्थ से कम नहीं होनी चाहिए। और इस नेटवर्थ में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? इसमें इंक्लूड की जाती है कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, ये चीज़ें इंक्लूड की जाती है। इसके अलावा और सेबी क्या देखती है? सेबी ये भी देखती है कि जो एप्लीकेंट है या उसका जो पार्टनर है या जो डायरेक्टर है या जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, यहाँ प्रिंसिपल ऑफिसर का मतलब कोई भी जो हाईएस्ट पोस्ट पे जो एम्प्लॉय होता है या जो कंपनी में मैनेज कर रहा होता है, एक मतलब जो एक डोमिनेंट पोजीशन में एम्प्लॉय होता है, वो किसी भ्रष्टाचार या मनी के गबन यानी कि धन के गबन का दोषी जो है ना ठहराया गया हो। इसके अलावा से भी ये भी देखती है कि जो एप्लीकेंट है या पार्टनर है या डायरेक्टर है या जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, वो सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड किसी भी जो है लिटिगेशन यानी कि मुकदमेबाजी में जो है लिप्त नहीं पाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो इशू करना जो है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में रहेगा। ये सब चीज़ें नोट करके जो है अगर ये सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं तो जो सेबी है वो उससे सेटिस्फाई हो जाता है और उसे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देता है जिसने अप्लाई किया है एज ए पोर्टफोलियो कंसल्टेंट या पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट। अब क्योंकि वो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट जो है वर्क करेगा, उसको जो सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस है बड़े स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने पड़ेंगे। इन कोड ऑफ कंडक्ट को हम अलग अलग कैटेगरी में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहली कैटेगरी आती है जनरल कंडक्ट। जनरल कंडक्ट यानी कि जो एक नॉर्मल है वो हर एक पे एप्लीकेबल होते हैं। अब इन जनरल कंडक्ट में सबसे पहले जो आता है पॉइंट वो आता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस। देखिए, एक पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को जो है अपने क्लाइंट्स और अदर कंसल्टेंट के साथ जो है जितने भी ट्रांजैक्शन जो वो करता है, लेन देन करता है, उसमें इंटीग्रिटी और फेयरनेस रखनी चाहिए। यानी उसे चाहिए कि वो क्लाइंट से जो है मनी रिसीव करते ही उसे इफेक्टिव मैनर से इन्वेस्ट करे और इसी प्रकार जब उसको पेमेंट करने की बारी आती है, यानी कि क्लाइंट्स को भुगतान करने की बारी आती है, तो उसको जो पेमेंट है यानी कि अमाउंट है वो जितना जल्दी हो सके उसके खाते में पहुंचा दे, यानी कि पेमेंट कर दे। क्योंकि जो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट का काम है बहुत डेलिगेंस का है, क्योंकि इसमें काफ़ी एक हाई ऑनेस्टी की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि सारा का सारा फेथ पे ही ये सारा काम चल रहा है, इसलिए उसको ये हाई स्टैंडर्ड मेंटेन रखने पड़ते हैं इंटीग्रिटी और फेयरनेस के। सेकंड पॉइंट आता है दैट इज़ द हाई स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस एंड ड्यू डिलिजेंस।
देखिए, एक पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को जो है अपने क्लाइंट्स को हमेशा बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, अच्छी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। इसके अलावा उसे पूरी मेहनत और लगन से जो है कार्य करना चाहिए, और क्लाइंट्स की ओर से इन्वेस्ट करते समय जो है पूरी केयरफुलनेस रखनी चाहिए, पूरी सावधानी रखनी चाहिए, और जो अपनी जो बिजनेस स्किल है उसका एक पर्टिकुलर यूज़ करना चाहिए। जो अपनी प्रोफेशनल स्किल है उसको पूरा प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि क्लाइंट्स को है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ये नहीं कि ये सोच करके क्योंकि अगर फ़ायदा होगा तो क्लाइंट्स का होगा, नुकसान होगा तो क्लाइंट्स का होगा, मेरा क्या है, मुझे तो जो कमीशन मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्लाइंट्स के बिहाफ पर काम कर रहा है, क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा है, तो उसे इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो एक से उसे ऐसे ही मनी का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसकी खुद की मनी है वो उसकी उतनी प्रोटेक्शन करता, सेम वे में उसके लिए वर्क करना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जहाँ तक हो सके किसी तरीके का जो विवाद है, डिस्प्यूट है, वो उत्पन्न ना हो पाए। तो एक पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को जो है अपने इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डिसीजन है उसमें इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पैदा नहीं होनी चाहिए, उससे जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है उसके और उसके क्लाइंट्स के बीच में, तो उसे जो है अपने क्लाइंट्स को फेयर ट्रांजैक्शन का पूरा विश्वास दिलाना चाहिए, यानी कि उसके जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को जो है दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो क्लाइंट्स है उसके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई शक या डाउट्स ना रहे और वो उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज द नो कॉन्ट्राडिक्शंस विद द प्रोविजंस ऑफ एक्ट और अनफेयर कंपटीशन। जैसा हमने पहले कहा कि पोर्टफोलियो कंसल्टेंट क्योंकि क्लाइंट्स के बिहाफ पे काम करता है, उसे सेबी के जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। इसलिए एक पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जो किसी एक्ट के विरुद्ध हो या जो है अनुचित प्रतिस्पर्धा यानी कि अनफेयर कंपटीशन को बढ़ावा दे, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। या फिर अदर पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को जो इन्वेस्ट है उसके अगेंस्ट हो, यानी कि जो अदर पोर्टफोलियो कंसल्टेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी कोई भी एक्टिविटी जो है अदर पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को नुकसान पहुंचाए, उनको हार्म करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि उसको एक तरीके से फेयर कंपटीशन में रहना चाहिए, गुड कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है नो डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए, क्योंकि जो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट है उसका क्लाइंट के साथ बड़ा क्लोज रिलेशन होता है, तो क्लाइंट जो है वो अपनी सारी जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन है या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में पोर्टफोलियो कंसल्टेंट से प्रॉपर वे में डिस्कस करता रहता है। तो ऐसा जो है कि जब उसके साथ जो बिजनेस करता है पोर्टफोलियो कंसल्टेंट, तो उसे क्लाइंट्स के बारे में कई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है पता चल जाती हैं, लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए इन सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस को, क्लाइंट्स की जो फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या और भी जो इन्फॉर्मेशंस है, वो इन इन्फॉर्मेशंस को किसी अदर क्लाइंट्स के साथ या अदर पर्सन्स के साथ शेयर ना करें, क्योंकि उसकी जो प्राइवेसी है उसका पूरा का पूरा ध्यान रखें। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों दैट इज नो एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट। कई बार क्या होता है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं वो बातों को बड़ा बड़ा चढ़ा कर कह देते हैं, कस्टमर से बड़े बड़े प्रॉमिस कर देते हैं, हम आपको इतना प्रॉफिट कमा देंगे, हम आपको इतना कमा देंगे, हम आपके आज जो मनी है वो बहुत जल्दी डबल कर देंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक मार्केट के बिहेव पर डिपेंड करता है कि स्टॉक मार्केट कैसे ट्रेड कर रही है, गोल्ड के रेट्स जो हैं वो कैसे चेंज है, यानी जो डिफरेंट असेट्स क्लास हैं वो किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स हो रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एक पोर्टफोलियो कंसल्टेंट जो है वो अपने क्लाइंट्स को जो है किसी भी तरीके से, चाहे वो रिटर्न में चाहे वर्बली, अपनी क्वालिफिकेशन या सर्विस प्रोवाइड करने की जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में कोई भी बड़ा चढ़ाकर स्टेटमेंट ना दे। जो भी ट्रू है, फेयर है, वही बताना चाहिए। जब आप टीवी में ऐड देखते हो, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी ऐड आती हो, तो क्या ऐड आती है? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे म्यूचुअल फंड में भी कोई पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है तो म्यूचुअल फंड्स में भी जो उतार और चढ़ाव है वो मार्केट के साथ चलेंगे। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो म्यूचुअल फंड्स भी ऊपर जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है तो म्यूचुअल फंड्स भी नीचे आएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन की या किसी कंपनी के पास कोई ऐसा जादू हो, कोई फार्मूला हो कि वो स्टॉक मार्केट तो नीचे जा रही है लेकिन वो अपने पोर्टफोलियो को ऊपर ही ऊपर ले जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट्स आता है एडवोकेट स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लाइंट सिक्योरिटीज। देखिए, एक पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को चाहिए कि
वो अपने क्लाइंट्स की जो सिक्योरिटीज़ के ट्रांसफ़र का रजिस्ट्रेशन है उसे प्रॉपर और जल्दी से जल्दी कराए, और उसके लिए जो है अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर जो है वो इंटरेस्ट प्रॉपरली रिसीव करे, उसके लिए डिविडेंड रिसीव करे, और क्लाइंट्स की जो अदर राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है बेस्ट टू बेस्ट स्टेप्स उठाए, जिससे कि क्लाइंट्स को कभी भी नुकसान ना हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है दैट इज़ कंडक्ट विद क्लाइंट्स। अब तक हमने जो कंडक्ट पढ़े वो जनरल कंडक्ट थे। अब आ रहा है कि एक क्लाइंट्स के साथ करते वक्त कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हैं जिसको फॉलो करना चाहिए एक पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को। वो क्या है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रत्येक पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को जो है अपने क्लाइंट्स की ओर से जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो भी काम लेने से पहले एक एग्रीमेंट बनवा लेना चाहिए, और उस एग्रीमेंट में बहुत सारी बातें होती हैं जो जनरली उसको मेंशन करना चाहिए, ताकि बाद में जो है क्लाइंट्स और पोर्टफोलियो कंसल्टेंट या पोर्टफोलियो मैनेजर के बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट जो है वो राइज ना हो। अब उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ मेंशन करनी चाहिए, उसमें जो है ये बातें मेंशन करनी चाहिए। जैसे इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव है या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, और प्रोवाइड की जाने वाली जो भी सर्विसेज हैं उसको क्लियरली बताना चाहिए पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को कि मैं आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। अगर क्लाइंट्स ने जो है इन्वेस्टमेंट के जो है मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया या उसकी किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या कंपनी के संबंध में मान लीजिए कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पर इससे मतलब ये है कि हो सकता है क्लाइंट्स ने कहा हो कि आप जो मेरा पैसा है वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं लगाएंगे, जैसे गोल्ड में नहीं लगाएंगे, मुझे गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री जैसे ऑटो इंडस्ट्री में मेरे की जो शेयर्स हैं उनमें मेरा पैसा मत लगाइए। यानी कि कोई भी उसने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन या दायरा तय किया है तो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को उस दायरे को पूरा फॉलोअप करना चाहिए, और ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए उस एग्रीमेंट में। इसके अलावा पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट बना है पोर्टफोलियो कंसल्टेंट और क्लाइंट के बीच में वो कितने साल का है, यानी कि उसने जो पोर्टफोलियो की जो सर्विसेज देनी है अपने क्लाइंट्स को वो कितने साल के लिए उसने इन्वेस्ट करना है, 3 साल, 5 साल, 10 साल, वट भी। और मान लीजिए अर्ली टर्मिनेशन करना चाहे कॉन्ट्रैक्ट का क्लाइंट्स, तो उसके बारे में क्या रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होंगे ये भी मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, यानी कि कितना अमाउंट जो है क्लाइंट्स इन्वेस्ट करेगा, ये चीज़ भी उस एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए। फीस टू बी चार्ज, यानी कि जो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट है उसके बदले में जो फीस चार्ज करेगा, क्योंकि वो फ्री में तो काम करेगा नहीं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ फीस तो चार्ज करेगा, वो फीस कितनी चार्ज करेगा वो भी इसमें मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा क्लाइंट्स की जो अकाउंट्स हैं उसको सेटल करने का प्रोसीजर क्या होगा, ये भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। यह प्रोसीजर से मतलब है कि जो भी रीपेमेंट होगी या कॉन्ट्रैक्ट का अर्ली टर्मिनेशन होगा तो जो क्लाइंट को पेमेंट की जाएगी वो किस तरीके से की जाएगी, ये सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि जो सिक्योरिटी है वो किस तरीके से कस्टडी में रखी जाएगी, ये भी एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को पूरा प्रॉपर वे में एग्रीमेंट में डालना जरूरी है। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जरूरी है वो ये है कि पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को अपने क्लाइंट से जो भी फंड्स रिसीव होता है, यानी कि जब इन्वेस्ट करने के लिए जो फंड देता है क्लाइंट्स अपने पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को, तो उसे जो है वो फंड्स अपने जो प्राइवेट बैंक अकाउंट है या अपना खुद का जो अकाउंट है उसमें नहीं डालने। उसके लिए उसको चाहिए कि एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे एक अलग से अकाउंट खोले और उस अकाउंट में जो है वो पैसे आएंगे क्लाइंट से, यानी कि उसके लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा बैंक में, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में वो इस पैसे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तीसरी जो कोड ऑफ कंडक्ट आता है दैट इज़ द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, देखिए सबसे पहला इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसे क्लाइंट्स के साथ जो उसके फंड्स होते हैं जो क्लाइंट्स के, उसे ऐसे ट्रस्टी एक्ट करना है, ना कि एज ए ओनर, क्योंकि ये फंड्स किसके हैं, फंड्स उसके नहीं हैं, ये फंड्स जो हैं वो क्लाइंट्स के हैं। तो इन फंड्स को जो है वो इस तरीके से मैनेज करे क्योंकि वो क्लाइंट्स के हैं, उसे ये नहीं कि मेरी ओनरशिप है तो मेरे को यहाँ भी रिस्क ले लूँ, मैं तो यहाँ पर भी लगा दूँ, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि फंड्स क्लाइंट्स के हैं। तो जैसा क्लाइंट्स ने कहा है वो एक ट्रस्टी है, उसे एज ए ट्रस्टी काम करना है, उसे सिर्फ जैसे देखभाल करनी है, तो जैसा क्लाइंट कह रहा है उसे सिर्फ उसे फॉलोअप करना है। हाँ, अपना दिमाग जरूर लगाना है कि किस तरीके की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, उसे कब बेचना है, कब खरीदना है, इसके लिए दिमाग जरूर लगाना है, लेकिन वो उसका पूरी तरीके से ओनर नहीं है। जो दायरा तय किया है कस्टमर ने उस दायरे में रह के ही इन्वेस्ट करना है। उसे जो है क्लाइंट्स द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डायरेक्शन दी गई है उसको पूरा ध्यान रखना है, उस लिमिटेशंस के अंदर ही इन्वेस्ट करना है। उसे क्लाइंट्स के फंड्स या सिक्योरिटीज़ के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी पर्सनल बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ये जो फंड्स या सिक्योरिटीज़ हैं वो किसकी हैं, क्लाइंट की हैं।
तो उसलिए जो है इन सिक्योरिटीज़ या फंड्स को वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए या पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकता। और ऐसे ही वे क्लाइंट्स की जो है बिना रिटर्न उसकी एक्सेप्टेंस के, बिना रिटर्न उसकी सहमति के, कंसेंट के, वो उसकी सिक्योरिटी को ना तो प्लेज कर सकता है, इनकी गिरवी रख सकता है, और ना ही उसके बदले में ऋण दे सकता है। इसके अलावा उसे क्या चाहिए कि अगर मान लीजिए उसके क्लाइंट्स ने कोई कंप्लेंट्स किया, तो उसे क्लाइंट्स द्वारा की गई कंप्लेंट्स पर उचित तथा समय पर निपटारा करने का विश्वास दिलाना चाहिए। उसे ट्रस्ट देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आपकी कंप्लेंट सॉर्ट आउट की जाएगी, और उसके लिए जो है प्रॉपर और प्रॉम्प्ट स्टेप्स उठाने चाहिए कि तुरंत उसके लिए कोई ना कोई कदम या कार्रवाई कर देनी चाहिए, जिससे कि क्लाइंट्स की जो भी जो कंप्लेंट्स है वो जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। देखिए, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को एज पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ बुक्स और अकाउंट्स रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन करने होते हैं। क्या क्या मेंटेन करने होते हैं और किस वे में मेंटेन करने होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रत्येक पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को जो है कुछ अकाउंट्स, बुक्स, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं कि उसमें क्या क्या मेंशन करना होता है। एक तो मेंटेन करनी होती है अ कॉपी ऑफ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि हर अकाउंटिंग पीरियड में एक बैलेंस शीट तैयार करनी होती है। इसके अलावा अ कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईच अकाउंटिंग ईयर एट द एंड ऑफ ईयर, इनकी जो भी अकाउंटिंग पीरियड है उसके लिए एक पोर्टफोलियो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना पड़ता है उस पर्टिकुलर पीरियड का जो भी है। इसके अलावा अ कॉपी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ द अकाउंट्स फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड। इसके अलावा जो उसको अपने अकाउंट्स जो है उसने जो ऑडिट करवाए हैं उसके लिए ऑडिटर ने एक रिपोर्ट इश्यू की होगी, उस रिपोर्ट को भी एडजस्ट करना पड़ता है, वो भी एक मेंटेन करनी पड़ती है। इसके अलावा अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में जो स्टेटमेंट दी है ऑडिटर ने वो देनी होती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड रिकमेंडेशंस को जो भी उसने इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस की हैं या रिकमेंडेशंस की हैं कि आप इस शेयर में पैसा लगाइए, इस असेट्स में पैसा लगाइए, उसको सपोर्ट करने के लिए उसने ये इन्फॉर्मेशन किस बेस पे दी, उसने जो रिकमेंडेशन दी किस बेस पे दी, उसके लिए उसके पास जो है सफिशिएंट डाटा होना चाहिए, फैक्ट्स होनी चाहिए, ओपिनियन होनी चाहिए, जिसका प्रयोग जो है उसने इन्वेस्टमेंट करते वक्त किया। कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने पास एज ए बुक्स में मेंटेन करनी होगी। सेबी जब चाहे वो इसका इंस्पेक्शन कर सकती है। इसके अलावा क्या है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में जो है जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और जो अदर डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉपी जो है, उसकी जो कॉपी है वो सेबी के पास सबमिट करनी होती है। अकाउंट्स, बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट्स को कम से कम 5 साल तक जो है अपनी कस्टडी में सिक्योर रखना होता है, यानी कि इनके साथ कोई भी नुकसान ना हो, कभी भी जो है सेबी इसका इंस्पेक्शन कर सकती है। इसके अलावा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स हैं उसको क्वालिफाइड ऑडिटर से ऑडिट करवाना भी जरूरी है, यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर मेंटेन रखना होगा। कि जैसा हमने कहा कि ये एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है, एक बहुत ही ट्रस्टफुल काम है, इसलिए सेबी ने इसके लिए जो रूल्स और रेगुलेशन बना रखे हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट बना रखे हैं, और इन स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना एक पोर्टफोलियो कंसल्टेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है एक पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को, इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो डिस्क्लोजर क्लाइंट्स को करना होता है और एक डिस्क्लोजर जो है सेबी को करना होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टू द क्लाइंट्स, क्लाइंट्स को क्या क्या डिस्क्लोजर करना है। देखिए, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को जो है अपने क्लाइंट्स के साथ जो भी एग्रीड पीरियड है उससे कम से कम, मतलब जो भी एक एग्रीड पीरियड में एक रिपोर्ट भेजनी होती है, और जो एग्रीड पीरियड है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम टू 6 मंथ, 6 मंथ से कम टाइम में ही जो है क्लाइंट्स को टाइम टू टाइम एक रिपोर्ट भेजनी होती है। और उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ का मेंशन होता है उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एक तो ये डिस्कस उसमें जो मेंशन होता है वो होता है पोर्टफोलियो का कंपोजिशन क्या है। पोर्टफोलियो का कंपोजिशन मतलब कितना हमने इक्विटी में लगा रखा है, कितना जो है डेट्स में लगा रखा है, कितना जो है गोल्ड में लगा रखा है, उसका कंपोजिशन क्या है, और उसकी फिर वैल्यू कितनी है। इनकी मान लीजिए इतना हमने इक्विटी की वैल्यू है, इतनी उसके डेट्स की वैल्यू है, इतनी उसकी गोल्ड की वैल्यू है। और इसके अलावा जो पोर्टफोलियो का एक डिस्क्रिप्शन है, इनकी उसमें जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उसकी क्या, उसकी क्वांटिटी है, उसकी क्या वैल्यू है, वो पोर्टफोलियो में कितने परसेंटेज है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। और ओवरऑल पोर्टफोलियो की कितनी वैल्यू है ये मेंशन करनी होती है।
और जिस डेट पे हम रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं उस रिपोर्ट की डेट पर उसका कितना बैलेंस नॉन इन्वेस्टेड है एज ए फॉर्म ऑफ कैश है। यानी कि मान लीजिए उसने 10 करोड़ दिए थे और 10 करोड़ में से 9 करोड़ 50 लाख तो इन्वेस्ट कर रखे हैं, 50 लाख अभी कैश पड़े हुए हैं, जिससे अपॉर्चुनिटी जैसे आएगी तब वो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट या पोर्टफोलियो मैनेजर जो है उस अमाउंट को इन्वेस्ट करेगा, उसके लिए रख रखे हैं। इसके अलावा जो है क्लाइंट्स को और क्या डिस्क्लोजर करना पड़ता है, जो भी उसके जो ट्रांजैक्शंस किए गए हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में उन ट्रांजैक्शन की डेट वाइज डिटेल देनी होती है कि कब कब ट्रांजैक्शन किए गए हैं, और उस पीरियड में किए गए जितने भी परचेज और सेल्स हैं उसकी डिटेल देनी होती है। इसके अलावा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो भी उसने अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर इंटरेस्ट रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव किया है, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स या डिबेंचर्स जो भी रिसीव किए हैं उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना जरूरी होता है। इसके अलावा क्लाइंट्स की जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चे हुए हैं उसको एक्सपेंस बियर करने पड़े हैं जिसके लिए उसने चार्ज किया है वो भी बताना जरूरी होता है। इसके अलावा पोर्टफोलियो कंसल्टेंट द्वारा जो भी रिस्क लिए गए हैं, यानी जो जब इन्वेस्ट करता है तो कुछ ना कुछ तो रिस्क तो उठाना पड़ता है, तो जोखिमों को जो है डिटेल वाइज उसको एक्सप्लेन करना होता है, और उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जो भी रिकमेंडेशन दी गई है उस रिकमेंडेड सिक्योरिटीज़ के संबंध में क्या उसके रिस्क है वो इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करनी जरूरी होती है। तो ये सारी जो डिस्क्लोजर करने होते हैं वो तो करने होते हैं टू द क्लाइंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेबी को क्या क्या डिस्क्लोजर करना होता है। देखिए सेबी जैसे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन आती है उससे कई चीज़ों का डिस्क्लोज करना होता है। देखिए एक पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को जो है आवश्यकता अनुसार सेबी को कुछ इस तरह की सूचनाएं देनी चाहिए। किस तरह की सूचनाएं देनी होती हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो देनी होगी, उससे संबंधित जो भी विवरण है। इसके अलावा उन क्लाइंट्स के नाम देने होंगे सेबी को जिनके लिए वह पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो है कार्य कर रहा है। उससे अपनी जो है कैपिटल एडवोकेसी रिक्वायरमेंट से संबंधित जो है डिटेल देनी होगी, यानी कि जो उसकी कैपिटल एडवोकेसी है वो कितनी है, वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जैसे हमने पढ़ा था उससे ऊपर है या उससे कम है, ये बताना जरूरी है। यदि मान लीजिए उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेते वक्त कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और अब जो है उन इन्फॉर्मेशन में चेंज आ गया, यानी कि पहले दी गई सूचनाओं और विवरणों में कोई परिवर्तन आया, कोई चेंज आया और जिसका उसके सर्टिफिकेट पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसे भी बताना जरूरी है। ये तो था डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट्स एंड टू द सेबी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज इंस्पेक्शन बाय सेबी। देखिए सेबी जो है उसके ऊपर पूरा राइट है, वो चाहे पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख सकती है, रिकॉर्ड दे सकती है, उसका इंस्पेक्शन कर सकती है। अब वो कैसे करती है इसको हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे में। देखिए सेबी को ये अधिकार है कि वे पोर्टफोलियो कंसल्टेंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स व डॉक्यूमेंट्स के इंस्पेक्शन के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों की एक इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी बना सकती है, उसको नियुक्त कर सकती है। अब वो इंस्पेक्शन अथॉरिटी क्या करेगा, कैसे इंस्पेक्शन करेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। ये किस लिए बनाई जाती है, ये सुनिश्चित करने के लिए जो भी खाते जो हैं, जो भी अकाउंट्स बनाए गए हैं पोर्टफोलियो कंसल्टेंट के द्वारा, वो जो है जो भी मेथड्स हैं वो प्रॉपर मेथड्स के अनुसार हैं कि नहीं है, जैसे रूल्स और रेगुलेशन में बताया गया है। इसके अलावा सेबी एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका पोर्टफोलियो कंसल्टेंट या मैनेजर पालन कर रहा है, फॉलोअप कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी बिजनेस के इंटरेस्ट या उसके अफेयर से रिलेटेड जो भी, यानी कि उसके मामलों से रिलेटेड जो भी है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के लिए सेबी खुद भी जो है, खुद स्पेशल अपने आप भी है, सेल्फ भी एक इंस्पेक्शन कर सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई इन्वेस्टर जो है या अदर पोर्टफोलियो कंसल्टेंट है या कोई भी अदर व्यक्ति है, वो कंप्लेंट करता है किसी पोर्टफोलियो कंसल्टेंट या मैनेजर की या फिर और कोई मैटर से रिलेटेड, तो उसके बेस पर भी जो है सेबी जो है उसका इंस्पेक्शन कर सकती है। देखिए इंस्पेक्शन करने के लिए सेबी जो है वो नोटिस देती है या नहीं देती है, दोनों ही तरह से। सेबी जो है चाहे तो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट को इंस्पेक्शन का नोटिस दे सकता है, लेकिन अगर चाहे तो सेबी जो है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बिना किसी प्रायर नोटिस के भी जो है इंस्पेक्शन यानी कि जांच पड़ताल जो है छानबीन कर सकता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर। अब आता है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि जो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, क्या उसको सस्पेंड किया जा सकता है। देखिए यदि कोई पोर्टफोलियो कंसल्टेंट जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी कंडीशंस दी गई थी उस सर्टिफिकेट को इशू करते वक्त, उन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, उसमें असफल रहता है, फेल रहता है, या फिर एक्ट के जो भी प्रोविजंस, रूल्स और रेगुलेशंस है उनका वायलेशन करता है, उनको फॉलोअप नहीं करता है, तो उसके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड या कैंसिल
किया जा सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं, सस्पेंशन भी हो सकता है और कैंसिलेशन भी हो सकता है। शुरुआती तौर पे अगर मान लीजिए गलती थोड़े लेवल की है तो जो सेबी है वो केवल सस्पेंड करती है। कैंसिलेशन जो है वो बहुत ही लास्ट स्टेज है, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन है सेबी के द्वारा, और वो तभी किया जाता है कि जब जो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट उस गलती को बहुत लार्ज स्केल पे करता है, यानी कि एक तरीके से जिस गलती को इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो सिक्योरिटी मार्केट या इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट है, तब। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सस्पेंशन के बारे में कि सस्पेंशन और रजिस्ट्रेशन कब होता है। देखिए, एक पोर्टफोलियो कंसल्टेंट का जो है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की पेनल्टी लगाई जा सकती है उस केस में अगर वो सेबी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका वॉयलेशन करता है, यानी कि उनका उल्लंघन करता है, या फिर जो भी सेबी जो है उससे जो इन्फॉर्मेशन मांगती है, जो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके कंसल्टेंट के रूप में किए गए जो भी उसके जो कार्य हैं, उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो देने में फेल रहता है, असफल रहता है, या फिर सूचना तो देता है, इन्फॉर्मेशन तो देता है, लेकिन वो गलत या झूठी यानी कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या फिर वो सेबी द्वारा रिक्वायर्ड जो भी पीरियडिकल रिटर्न्स है वो टाइम पर जमा नहीं करवाता है, या फिर वो सेबी के द्वारा जो भी इंस्पेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है, जो भी इंस्पेक्शन किए जाते हैं उसमें वो सेबी की इंस्पेक्शन अथॉरिटी के साथ कोऑपरेट नहीं करता है, उस केस में भी उसको सस्पेंशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। या फिर वो इन्वेस्टर्स की जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी इन्वेस्टर ने कंप्लेंट की है, उनको रिजोल्व करने में फेल रहता है, और इस संबंध में सेबी को भी जो है वो एक सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं कर पाता है, एक संतोषजनक जो है उत्तर नहीं दे पाता है, तो उस केस में भी उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड किया जा सकता है। या फिर जो उसकी कैपिटल एडवोकेसी रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा नहीं कर पाता, यानी कि मिनिमम कैपिटल एडवोकेसी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता, उस केस में भी उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड किया जा सकता है। या फिर वो जो रजिस्ट्रेशन की जो रिन्यूएबल फीस है उसको चुकाने में जो है, उसको पे करने में फेल रहता है, असफल रहता है, या फिर वो जो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो भी शर्तें थी, उनको तोड़ता है, उनका वायलेशंस करता है, उस केस में सस्पेंड किया जा सकता है। या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में उसके जो ऑब्लिगेशंस डिसाइडेड थे, यानी कि जो भी नियमों में निर्धारित उसके जो उत्तरदायित्व थे, उनको पूरा नहीं करता है, तो उस केस में भी जो है सस्पेंड किया जा सकता है उसका सर्टिफिकेट। जनरली सेबी जो है केवल सस्पेंड ही करती है, लेकिन जब बात बहुत ही ऊपर चली जाती है, एक तरीके से कहें कि पानी जो है सर से ऊपर चला जाता है, उस केस में जो है सेबी पोर्टफोलियो कंसल्टेंट के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देती है, यानी कि निरस्त कर देती है। अब वो पोर्टफोलियो कंसल्टेंट या मैनेजर का काम नहीं कर सकता। वो किस केस में होता है, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, पोर्टफोलियो कंसल्टेंट पर जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल की पेनल्टी भी लगाई सकती है अगर वो क्या करता है, वो जो है धोखाधड़ी में इन्वॉल्व होता है, या फिर जो सिक्योरिटी मार्केट के जो प्राइसेस हैं उसमें जो है आर्टिफिशियल इंक्रीज करता है, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाता है, ऐसी गतिविधि में लिप्त हो जाता है जिनका सिक्योरिटी मार्केट और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट, वो बुरा प्रभाव पड़े, तो ऐसे केस में जो है उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कैंसिल किया जा सकता है। या फिर उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी खराब हो जाए कि सेबी को ये लगे कि उसका पोर्टफोलियो कंसल्टेंट के रूप में कार्य करना जो है अब वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि वो खुद भी डूबेगा और अपने इन्वेस्टर्स को भी डुबोएगा। इस केस में भी जो है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। या फिर वो जो है धोखा करने का जो है दोषी हो, या किसी ऐसे दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया हो, तो उस केस में भी जो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो कैंसिल किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यदि वह ऐसा अपराध जो है दोबारा करने का दोषी है जिसके कारण जो है रजिस्ट्रेशन का सस्पेंशन किया जा सकता हो, यानी कि पहले तो उसने कुछ गलती की थी, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर दिया गया था, फिर उसको बाद में दे दिया गया, फिर उसने फिर वही गलती करी, या फिर वो गलतियों को बार बार दोहरा रहा है, तो इस केस में जो है सेबी उसके कैंसिलेशन का एक रिटर्न में रीज़न देकर जो है जो सर्टिफिकेट वो कैंसिल कर सकती है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया पोर्टफोलियो कंसल्टेंट क्या होता है, उस पर क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसके कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं, और किस केस में जो है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो सस्पेंड या कैंसिल किया जा सकता है। रेफरेंस बुक्स के तौर पर दोस्तों आप कल्याणी पब्लिकेशंस की बुक शशि के गुप्ता या अदर्स पढ़ सकते हैं, या फिर वीके पब्लिकेशंस की बुक आप आलोक गोयल एंड अदर्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ना केवल अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ शेयर करिएगा बल्कि अदर कॉलेज के दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आप अपनी क्वेरी हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी gulianiclasses@gmail.com पर। आप हमारे फेसबुक पेज गुलियानी क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप न केवल इन वीडियो लेक्चर्स के लिंक देख सकते हैं बल्कि जो है अदर्स भी जो इन्फॉर्मेशंस आती हैं, सर्कुलर्स आते हैं, वो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।